So again, good afternoon all of you. So आज का टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग इन करेंसीज, जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज को हम शॉर्ट में फॉरेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेक्स। सो थ्री वर्ड्स, स्टार्ट वर्ड ऑफ फॉरेन एंड टू ऑफ एक्सचेंज। तो ये फॉरेक्स मार्केट, ये इंटरनेशनल मार्केट है नेशनल करेंसीज में। यानी जब हम बात करते हैं इंडिया की, whenever we talk about India, कुछ प्रॉब्लम आ रही है? Whenever you talk about India, $1 is equal to 87 rupees. One AED, AED क्या? यूनाइटेड अरब का क्या? एमिरेट्स का दरहम is equals to 25 rupees. €1 is equals to 95 rupees. £1 is equals to 115 rupees. राइट? ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। क्या चीज? एक इनवर्स भी होता है। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं? फॉरेन करेंसी के हिसाब से, फॉरेन करेंसी के हिसाब से डोमेस्टिक करेंसी के यूनिट्स बताते हैं। वन फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मेनी डोमेस्टिक करेंसीज। इनवर्स में क्या होगा? वन डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, जो आपको गिवन नहीं होता, जनरली डायरेक्ट फॉर्म ही दे रखा होगा। चलिए, अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है एक्सचेंज रेट स्प्रेड। स्प्रेड, फैलाव। मैं आपसे पूछता हूं ऐसे ही, 87-88, 87-88, व्हाट डज इट मीन्स? $1 का स्प्रेड है। $1 इज इक्वल टू 87, $1 तो 87-88, इट मीन्स द स्प्रेड इज ऑफ ₹1। स्प्रेड इज ऑफ $1, बोल गया था, ₹1। अब बच्चों, एक होता है टी टी बाइंग, एक होता है टी टी सेलिंग। ये वर्ड आपको यहां नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज है, उससे पढ़ा रहा हूं मैं आपको। टी टी बाइंग, टीटी का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। ये रेट पहले से नाम चले आ रहे हैं इसलिए। टीटी बाइंग, टीटी सेलिंग। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर स्प्रेड है 87-88, आप बैंक के पास रुपए लेके गए और आपने बैंक को बोला मुझे डॉलर चाहिए, बैंक आपको कौन सी रेट कोट करेगा, 87 या 88? बैंक को आप रुपए देके उससे डॉलर मांगोगे, वेरी गुड, वो आपको बोलेगा 88 में मैं आपको $1 बेचूंगा। वो आपको बेचेगा, आप खरीदोगे। हाँ या ना? अब सुनो, आप बैंक के पास गए डॉलर लेकर, तो वो आपको रुपए कैसे देगा? 87। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया? स्प्रेड में एक होता है लोअर और एक होता है हायर। लोअर वाला जो है वो बहुत लॉजिकल बात है, बैंक हमेशा कम देगा और लेगा हमेशा ज्यादा। सही है ना? तो स्प्रेड में एक लोअर स्प्रेड होगा, एक अपर स्प्रेड होगा। तो एक्सचेंज रेट स्प्रेड, बैंक डीलिंग इन फॉरेन करेंसी कोट टू प्राइजेस फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल, a dealer might quote a price of
1.34 US dollar, because there are number of dollars, US डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस डॉलर, है कि नहीं है? तो इस कारण से यूएस डॉलर बोलते हैं हम पूरी तरीके से। 3.4 डैश यूएस डॉलर 1.345 इज इक्वल टू 1 पाउंड। यानी 1 पाउंड में कितने डॉलर हैं? 1.34 डैश 1.345। तो ये जो पाउंड का रेट का स्प्रेड दे रखा है डॉलर में, यानी अगर आप 1 पाउंड लेकर गए तो बैंक आपको उस पाउंड के बदले जो डॉलर देगा वो कितने देगा? 1.34। और अगर आप डॉलर उससे देंगे और पाउंड लेने जाएंगे तो वो रेट कौन सी लेगा? 1.345। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बेस करेंसी मैंने कल बता दिया था आपको। बेस करेंसी क्या होती है? जिसको वन माना जाता है। बेस करेंसी इज द करेंसी विद द वैल्यू ऑफ वन। यहां पर क्या है? पाउंड। काउंटर करेंसी, तो बेस करेंसी क्या और काउंटर करेंसी समझ गए? जिस करेंसी के रेस्पेक्ट में दूसरी करेंसी के बारे में बात की जाएगी वो काउंटर करेंसी। लोअर रेट यानी लोअर रेट 1.34 इज द रेट एट विच द डीलर विल सेल द काउंटर। एक बात बताओ, डीलर विल सेल द काउंटर in exchange for the base currency. The higher rate is the rate at which the dealer will buy the counter currency in exchange for the base currency. क्या ये टेक्निकल लैंग्वेज समझ में आ गई आपको? अच्छा, बाय और सेल का लॉजिक समझ में आ गया। यहाँ पे डीलर का मतलब बैंक हो गया। डीलर का मतलब क्या हो गया? बैंक सेल करेगा। हाँ या ना? The lower rate 1.34 is the rate at which the dealer will sell the, यानी आप 1 पाउंड लेकर जाओगे तो वो आपको क्या देगा? 1.34 डॉलर बेचेगा आपको। हाँ या ना? और जब आप खरीदने जाओगे तो वो आपसे 1.345 लेगा। हाँ या ना? डीलर का मतलब मैं बैंक वर्ड यूज करा जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो ना। और किसी भी चीज को याद करने के लिए बेटर है टू रिमेंबर which of the two price is relevant to any particular foreign exchange transaction. Remember, the bank will always trade at the rate which is more favorable to it. समझ गए? बेचेगा आपको कम में, खरीदेगा आपसे ज्यादा। बैंक बाय हाई, बैंक सेल लो। डाउट आने पे याद रखना, बैंक जब भी खरीदेगा हाई वाली खरीदेगा, सेल करेगा लो वाली। स्पॉट मार्केट, कौन सा मार्केट? स्पॉट मार्केट इज वेयर यू कैन बाय एंड सेल अ करेंसी फ्रॉम। आप बाय या सेल करते हैं करेंसी, सॉरी फ्रॉम क्या, नाउ करेंसी। नाउ मतलब अभी, दैट इज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या टाइम हो रहा है अभी? 3:51। अभी की जो रेट है उसे कहते हैं स्पॉट रेट। क्या बोलते हैं? एक होती है फॉरवर्ड। बच्चों, करेंसी के रेस्पेक्ट में हम
फॉरवर्ड मार्केट बोलेंगे। शेयर मार्केट में फ्यूचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? करेंसी में फॉरवर्ड बोलते हैं। आगे जाके एसबीआर में पढ़ोगे आप ये चीज, बट आपको समझ में आ जाएगा फॉरवर्ड आगे का। आज क्या तारीख है? 18 जुलाई। मुझे पेमेंट देना है 31 जुलाई को या 31 अगस्त को। अब एक मजेदार बात बताऊं आपको, 31 अगस्त को $1 कितने रुपए का होगा, उसकी रेट हमें अभी पता है ऐसे कैसे? अजीब बात है। इसे पता है मतलब हम आपस में अभी से डील कर रहे हैं कि ये होगी 31 जुलाई या 31 अगस्त की वो रेट, उस समय वो हो या ना हो वो अलग बात है, बट आज हमने डिसाइड कर लिया। उसे कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। क्या बोलते हैं? यानी फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, आज के समय पे आप आने वाले समय की रेट के बारे में क्या करते हैं, डील करते हैं। तो एक बात बोलूं आपको मैं, मुझे अगर 31 जुलाई को पेमेंट करना है और मैं फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क से बचना चाहता हूं, स्पॉट में डॉलर की रेट चल रही है $1 = 87 रुपीज। तो 31 जुलाई वाले फॉरवर्ड की रेट चल रही है $1 = 87.35 रुपीज। कितनी ज्यादा चल रही है? वो 35 पैसे जो ज्यादा है वो टाइम की कॉस्ट है। किसकी? अब सुनो, मैं आज ही एक फॉरवर्ड लेके रख दूं, क्या लेके रख दूं? अब मुझे $100 चाहिए, तो मैं $100 का $100 लेके रख दूं आज ही, रेट ब्लॉक कर दूं। आप बोलोगे सर तो पैसे तो आज चाहिए होंगे आपको, सर के मन में यही आ रहा होगा। नहीं, हमको सिर्फ मार्जिन मनी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? मार्जिन मनी क्या होती है? 5%, 10%। उसमें क्या होता है, आप बुक करा देते हो कि भाई, जैसे एक छोड़ो, अभी अपन फॉरवर्ड से बाहर आते हैं। अभी चल रहा है जुलाई, मैं दिवाली पर, मैं हूं एक गोल्ड का रिटेलर। दिवाली से 15 दिन पहले मुझे गोल्ड के बड़े बड़े ब्लॉक्स चाहिए, यानी गोल्ड की सिल्लियां चाहिए, जिससे कि मैं क्या बना पाऊं, ज्वेलरी बना पाऊं। होता है ना? तो मैं जुलाई के अंदर ही गोल्ड का एक सौदा करके रख लूंगा, जिसे अपन बोलते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। वर्ड सुना मेरा, क्या बोला मैंने? डेरिवेटिव में अभी आपको मैं सिर्फ 2 टर्म पढ़ाऊंगा, 3 टर्म पढ़ाऊंगा। फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड। कितने वर्ड पढ़ा रहा हूं? इस किताब में कहीं नहीं पढ़ाएगा आपको फ्यूचर, ऑप्शन और फॉरवर्ड, लेकिन आपको फिर लॉजिकली चीजें समझ में आएंगी। तो हम आज ही ट्रेडर और सेलर, बेचने वाला और खरीदने वाला, दोनों एक रेट तय कर लेते हैं आने वाले समय की। जो भारी पड़ता है वो अपनी रेट ले लेता है। भारी पड़ गया, समझ गए आप? यानी जो बार्गेन ज्यादा अच्छा कर लेता है उसकी रेट हो जाती है। बट जनरली हमेशा फ्यूचर की जो रेट होगी आने वाले, उसमें हमेशा टाइम वैल्यू होगी। क्या होगी? समय। उसके अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट होगी।
इन्फ्लेशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। रिस्क का होगा, इंटरेस्ट का होगा, टाइम वैल्यू होगी, राइट। अभी आपको तो डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको तो सब चीजें दे रखी होगी। अब आप कहते हो मुझे तो 10 किलो सोना खरीदना है, उस समय ज्वेलर हूं, 10 किलो मामूली बात है मेरे लिए। तो 10 किलो सोना मैं बुक करा के रख देता हूं, और रेट भी फिक्स। कितनी? 80,000 रुपए मान लो, पर तोला, पर 10 ग्राम, पर 10। तो 80,000, चलो मैंने 1 किलो सोना ही बुक कराया, तो 10 ग्राम का कितना हो गया? 80,000। 100 ग्राम का कितना हो गया? 8 लाख। 1000 ग्राम का कितना हो गया? 80 लाख। 1000 ग्राम का कितना, अरे 10,000 ग्राम का कितना हो गया? 8 करोड़। तो सॉरी, 1 किलो सोना तो 80 लाख का हो गया। 80 लाख की मैंने बुकिंग करा दी। अब सुनो, 80 लाख के लिए मुझे जो देना पड़ता है ना, वो सिर्फ 4 लाख 5 लाख रुपए देना पड़ता है। कितना? एक्चुअल में ऐसा होता है। इसे कहते हैं मार्जिन मनी। क्या बोलते हैं? इनिशियल मार्जिन। दे दिया। अब मैं बिल्कुल शांत होके, दिमागी रूप से बिल्कुल शांत होके बैठा हूं कि प्राइस कुछ भी चला जाए, 85 हो जाए, 90 हो जाए, मैं तो 80,000 में ही लूंगा, यानी 80 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव मार्केट। क्या कहलाता है ये? लेकिन अब मजेदार बात सुनो, प्राइस अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको एक वेरिएशन मार्जिन और जमा कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? उतना डिटेल में अभी अपन नहीं जा रहे हैं। कई बार आपके पास वो पैसा आ भी जाता है, और कई बार देना भी पड़ जाता है। यानी वेरिएशन मार्जिन में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और अच्छा, मैंने क्या सोना बुक करा के रखा है। अब सुनो, अगर 85 का हो गया सोना, कितने का हो गया? मैं मस्त हूं, कुछ नहीं जमा कराना, मजे करो। क्यों मजे करो? 80,000 से 4 दिन बाद 85,000 हो गया, दिवाली तो बहुत दूर है। मैं बड़ा खुश होऊंगा, मजे से, मजे में बैठा हुआ हूं, मुझे कुछ जमा कराने की जरूरत नहीं। कारण, क्योंकि मैंने खरीद के रखा हुआ है। मेरे को तो 80,000 कब देने? दिवाली पे देने। और अब सोना 85,000 हो गया है। अब मैं चाहूं तो क्या बोलूं? किसको? जिससे खरीदा है उसको क्या बोलूं? ला 5,000 रुपए पर तोला मुझे तू दे दे, मल्टीप्लाइड बाय 1,000 ग्राम। ला 5 लाख रुपए मुझे दे दे, सौदा कैंसिल। लगाए कितने थे? 5 लाख। मिल कितने गए? 5 तो वापस आ गए, और 5 का फायदा भी हो गया। यही कहलाता है फ्यूचर मार्केट। इसमें बहुत से लोगों का फ्यूचर बनता है, और बहुत से लोगों का फ्यूचर बिगड़ता है। कभी मत करना, कभी मत करना। शेयर मार्केट के अंदर, फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग, रिटेलर 99% रिटेलर लूज देयर मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। ओनली 1% गेन। 1% सिर्फ जो कमा के निकलते हैं। आपके सामने जो पढ़ा रहा है ना आपको, उसने आज तक 1 रुपया नहीं कमाया इस मार्केट में। मैंने खूब करा है फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग, and I have given PMS services to my close friends and relatives in 2008. But after 2008, I stopped doing this. So, बट स्टडी पूरी रखता हूँ, तैयारी पूरी अच्छे से। आज भी पूरी नॉलेज है। आज भी पैसे तो पड़े हुए ही हैं मेरे लगे हुए, बाजार के अंदर, शेयर्स के अंदर, कमोडिटीज में। तो नहीं लगाता हूँ, बिल्कुल बंद कर दिया। तो जैसे फ्यूचर होता है वैसे ही फॉरवर्ड भी होता है। क्या होता है? तो अब फॉरवर्ड में क्या हुआ? अगर आपको पेमेंट देना है, किसमें? डॉलर में। किसमें? तो एक काम करो ना, जिस दिन का डॉलर देना है उस दिन का फॉरवर्ड लेके रख लो, रिस्क खत्म। उसे कहते हैं हेज करना। क्या करना? रिस्क खत्म करना।
अपने आप को प्रोटेक्ट करना, बट प्रोटेक्शन करने के लिए पैसा चाहिए होगा। एक तो एक 80, अभी अपन ने 86 बात करी थी, 86 और कितनी, 87, सॉरी 80, सॉरी गोल्ड की बात करी थी, 80 लाख का गोल्ड बुक कराया आपने, तो 80 लाख, बट आज में डोमेस्टिक मार्केट में वो 79,500 का, ये स्पॉट मार्केट में कितने का स्पॉट चल रहा है, 79,500, बट दिवाली का कितना चल रहा है, 80,000। अच्छा, ज्यादा भी चल सकता है और कम भी चल सकता है। अगर डिमांड ज्यादा आती है तो रेटें ज्यादा होती है, डिमांड होती है तो रेटें नीचे होती है। ठीक है। सर यहाँ पर अगर हम करेंसी की बात करें तो ये तो मतलब ऐसे ऊपर नीचे हो सकती है ना, तो उसमें मतलब रिस्क बिल्कुल। पूरा थोड़ी हैज होगा। क्या चीज, बिल्कुल, आप एक काम करो, 31 अगस्त का या 31 जुलाई का एक फॉरवर्ड लेके रख लो, आप हैज हो जाओगे। क्या हो जाओगे बट उस सर अगर समय। उस दिन हाँ, पे इसके रेट कम लिए हुई आपको तो। मार्जिन, बेटा ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये आपके कोर्स में नहीं है एक्चुअली, ये आपको एसबीआर में पढ़ने को मिलेगा बेटा, पूरा एक टॉपिक है, ओके। पढ़ाऊंगा मैं आपको। लेकिन क्या फॉरवर्ड वर्ड का मतलब तो समझाऊं यार, फॉरवर्ड है क्या चीज, करेंसी के लिए फॉरवर्ड यूज होता है। और एक बात ध्यान रखना, फॉरवर्ड में हमेशा बायर और सेलर दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। किसमें, फॉरवर्ड में मैं और हर्ष एक दूसरे को जानते हैं, ये बायलैटरल होता है। क्या होता है, जो फ्यूचर होते हैं, फ्यूचर कॉमोडिटी डेरिवेटिव, कॉमोडिटी के शेयर्स के, देखो कॉमोडिटी का मतलब क्या हो गया, क्रूड, गोल्ड, जिंक, अल्मुनियम, राइट, ये सब, क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड, गैस, एलपीजी, ये सब आता है, ये सब कॉमोडिटीज है। चना, ग्राम, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कई बार सुना होगा, अपने अखबार में पढ़ा होगा, चना नरम हुआ, मिर्ची लाल हुई, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, अखबार में देखना ऐसी खबरें, हिंदी वाले ऐसी छापते हैं। अच्छा, मिर्ची लाल हुई इसका मतलब मालूम है क्या है, डेरिवेटिव मार्केट में जो हमारी चिली है उसका प्राइस बढ़ गया। ऐसे वर्ड यूज करते हैं, तो अब आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। चना गरम, चना नरम, मिर्ची लाल, मिर्ची फीकी, फीकी समझ गए क्या हुआ, मिर्ची के भाव गिर गए। सो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड मार्केट, पढ़ो क्या लाइन बोल रहा है, फॉरवर्ड मार्केट इज वेयर यू कैन बाय एंड सेल। अब एक मजेदार बात देखो, सिर्फ मैं तो कहा था सोना खरीद के रख लिया, 4 लाख रुपए दिए और 1 किलो सोना, 80 लाख का सोना मैंने 80,000 में खरीद के रख लिया। अब सुनो, 4 लाख रुपए दिए और 80 लाख का सोना बेच भी सकते हो, क्योंकि जिसने खरीदा दूसरे ने बेचा भी तो है, एक ने खरीदा दूसरे ने बेचा है। हाँ या ना, खरीदने वाले के पास है नहीं, इवन जिसने बेचा उसके पास भी उस समय नहीं है। उसने भी 4 लाख रुपए लेके क्या कर लिया, कह दिया मैं दिवाली पे दे दूंगा। बाय एंड सेल, सो फॉरवर्ड मार्केट इज वेयर यू कैन बाय एंड सेल अ। तो अब एक बात बोलूं मैं आपको, 31 जुलाई को आपको डॉलर में पेमेंट देना है, मैं इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो आप 31 जुलाई का एक फॉरवर्ड डॉलर का लेके रख लो, बाय करके रख लो। क्या करके रख लो, अब सुनो, 31 जुलाई को मेरे पास डॉलर में पेमेंट आने वाला है, 31 जुलाई को डॉलर में पेमेंट आने वाला है, डॉलर सेल करके रख लो ना।
क्यों? मैं तो इंडिया में बैठा हूं, मुझे मालूम है मेरा जो यूएसए का क्लाइंट है वो मुझे 31 जुलाई को पेमेंट देगा, बट ये तो मुझे आज मालूम है। आज क्या तारीख है? 18। मैंने कहा यार उस समय पता ही नहीं डॉलर का प्राइस क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, आज ही डॉलर सेल करके रख दूंगा। तो अगर आपको फ्यूचर में कोई पेमेंट करना है तो आप बाय करके पहले से ही रख लो उस डेट का। अगर फ्यूचर में कोई पेमेंट रिसिप्ट होना है तो आप सेल करके रख लो। पहले से सेल करके रखा हुआ है, अब घबराओ मत, सेल रखा हुआ है। जिस दिन वो आपको डॉलर देगा 31 जुलाई को, आप वो डॉलर उसको दे के आ जाना, और उसके बदले क्या ले लेना, पैसे ले लेना। हाँ या ना? तो अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। इसमें दो नहीं होती, इसमें चार चीजें होती हैं। एक होता है लॉन्ग कॉल, एक होता है लॉन्ग पुट, एक होता है शॉर्ट कॉल, और एक होता है शॉर्ट पुट। ये चार वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी आपको अभी काम की नहीं है, ट्रेडिंग में काम आएगी ये टर्मिनोलॉजी। एफएम में कहीं काम की नहीं है टर्मिनोलॉजी, बट आपको समझ में आने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जब सेल वर्ड बोला तो आप ये सोच रहे हो आपको पैसे मिलेंगे, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। आप जब डॉलर खरीदोगे तो भी पैसे लगेंगे, जब डॉलर बेचोगे तो भी पैसे लगेंगे, बिकॉज यू आर टेकिंग अ लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट। क्या बोला मैंने? लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट। लॉन्ग कॉल का मतलब मालूम है क्या है? आपने फ्यूचर में आने वाले समय में डॉलर की खरीद के लिए आज ही बुक कर लिया। लॉन्ग बाय का मतलब क्या हुआ? आपके पास फ्यूचर में डॉलर आने वाले हैं, इसलिए आपने आज ही डॉलर बेच के रख लिया। सचिन, मैंने जो अभी बोला उसको रिपीट कर जरा लाउडली। क्या नाम है? महक। मैंने जो अभी पैरा रिपीट करा उसको जरा एक्सप्लेन करो। बोलो ना, क्या डर, क्या गलत ही तो बोलोगे, गलत ही तो बोलोगे और क्या होगा। चल हर्ष तू बता दे। सर मैं आगे जाके उसको बेचना है, आज ही उसको मतलब आज ही अपन उसको बेच दिया तो उसको लॉन्ग आए। अगर हमें फ्यूचर में डॉलर में पेमेंट, यानी हमें फॉरेन करेंसी में कोई पेमेंट देना है, तो हम आज ही उसे खरीद के रखेंगे। बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज। ऋषभ, क्या बोला मैंने, बता। फ्यूचर में फॉरेन करेंसी को जो पेमेंट करना है, हम उसे आज ही खरीद के रखेंगे। फ्यूचर में फॉरेन करेंसी में रिसिप्ट आनी है, तो हम आज ही बेच के रखेंगे। अभी ठीक है सचिन? अब तो ठीक है। चलिए, a forward market is where you can buy and sell a currency at a fixed future date 31 जुलाई for a predetermined rate 80,000 by entering into a forward exchange contract। डेट फिक्स है, अमाउंट फिक्स है, प्री डिटरमाइंड रेट, जो रेट पहले से डिटरमाइन हो गई, आज ही डिटरमाइंड हो गई फ्यूचर की रेट। अच्छे से समझ में आया है ना? महक समझ में आएगी बात? महक, महक, अच्छा ओके। बाय और सेल भी समझ में आ गया। सो फॉरवर्ड मार्केट इज वेयर यू कैन बाय एंड सेल अ करेंसी एट अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट फॉर अ प्री डिटरमाइंड रेट। और इसके लिए आप किस में एंटर होते हैं?
forward exchange contract. So what do you mean by a forward exchange contract? A forward exchange contract is a contract in which we determine a fixed price at a fixed date for a fixed date. एक फिक्स प्राइस फिक्स्ड डेट पर के लिए आप फ्यूचर की किसी डेट के लिए पहले से ही फिक्स कर लेते हैं, उसे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्लियर है? एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट क्यों होती है? डिमांड एंड changes in exchange rate result from change in the demand for and supply of demand for and supply of the currency. These changes may occur for a variety of reason. Example, due to changes in international trade or capital flows between economy. 12th क्लास में आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था। इकोनॉमिक्स पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वो यही तो नहीं पढ़ा था 12th में। इकोनॉमिक्स नहीं थी क्या आप लोगों के पास? ओहो, इकोनॉमिक्स तुमने कभी पढ़ी नहीं? कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ा। बच्चे ऑप्शनल के अंदर इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। कॉमर्स में स्कूल में नहीं था, सेल्फ पढ़ लेते। नहीं नहीं, व्हाट आई मीन टू से बेटा, मैं आपको वो नहीं कह रहा हूं। इकोनॉमिक्स इज द कोर सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। जैसे अकाउंट्स को कोर कहा गया है, ऐसे इकोनॉमिक्स को कोर कहा गया है। फिनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दीज आर नॉट कोर सब्जेक्ट्स। इकोनॉमिक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको वो हेल्प करती है चीजों को समझने के लिए। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है तो फिनेंशियल मैनेजमेंट और इन सब में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो काम आती है। आप देखो रेशियो काम आते हैं, आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आती है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपने बहुत डेप्थ में पढ़ी। क्या चीज? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स आर द बेस, आर द कोर, आर द फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स। तो फिर अब कभी आपने एप्पल वाला एग्जाम्पल ही नहीं सुना होगा। इकोनॉमिक्स में तो एक ही एग्जाम्पल चलता है एप्पल का। किसकी थ्योरी थी? थ्योरीज पढ़ी होंगी ना? याद ही नहीं, सब भूल गए। कौन सा ऑथर था? नाम बताओ। बहुत सारी थ्योरीज है उसमें, लेकिन इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देने वाले कौन थे? बताओ। वैसे तुम्हारा और ये बराबर ही है, देखो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कल पढ़ के आना। बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिंस करेंसीज आर रिक्वायर्ड टू फाइनेंस इंटरनेशनल ट्रेड। अरे भाई, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए आपको करेंसी की जरूरत पड़ती है ना। अगर आपको यूएसए से माल खरीदना है तो आपको यूएस डॉलर चाहिए होंगे। चेंजेस इन ट्रेड में लीड टू चेंज इन एक्सचेंज रेट। अब ज्यादा ट्रेड होगा तो रेट भी ज्यादा चेंज होगी। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड सप्लाई ज्यादा होगी। डिमांड फॉर इंपोर्ट इन यूएस, डिमांड फॉर इंपोर्ट इन, आप इंडिया समझ लो, रिप्रेजेंट अ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और अ सप्लाई ऑफ, क्या वैसे ही बोला ना? डिमांड फॉर इंपोर्ट
अब आप एक बात बोलो, मैं से बोलूं डिमांड फॉर इंपोर्ट इन इंडिया। अगर आपको इंडिया में क्या करना है, इंपोर्ट करना है, हाँ या ना, रिप्रेजेंट अ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और अ सप्लाई ऑफ रुपीज। रुपी की तो सप्लाई करनी पड़ेगी और फॉरेन करेंसी की डिमांड आएगी, हाँ या ना। अभी चीज क्लियर हो गई। तो अब आप तो एक काम छोड़ो, इंडियन भूल जाओ, अपने आपको यूएस का सिटीजन मान लो। तो अगर आपको यूएस में इंपोर्ट करना है तो आपको डॉलर सप्लाई करना पड़ेगा और करेंसी आपको चाहिए होगी, कौन सी, फॉरेन करेंसी। क्यों, पेमेंट करने के लिए, हाँ बोलो। एक एक लाइन समझा रहा हूं, देखो आप लोग एक एक लाइन। मुझे मालूम है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है चैप्टर के अंदर, तो बी अटेंटिव इन माई लेक्चर। ओवरसीज डिमांड फॉर यूएस एक्सपोर्ट। अच्छा भाई, अगर आपको एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, यानी आपकी डिमांड आ रही है ओवरसीज से यूएस में, आप यूएस के हो, तो आपके पास क्या होगा, फ्यूचर में फॉरेन करेंसी आने वाली है, हाँ या ना। तो डिमांड किसकी होगी अब आपकी, डॉलर की, और सप्लाई किसकी होगी, ओवरसीज करेंसी की। अब आप समझ गए। बोलो भाई, इंपोर्ट पे क्या होगा, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एक्सपोर्ट पे क्या होगा, डिमांड ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन। खत्म। दस अ कंट्री विथ अ करंट अकाउंट डेफिशिएट। दोस्तों, करंट अकाउंट, बैंक में आप खाता खुलवाते हो, आपका तो सेविंग खुलता है, बिजनेस का क्या खुलता है, करंट अकाउंट। वैसे ही कंट्रियों में भी करंट अकाउंट खुलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने बैंक में खाता खुलवाया, एक होता है डेबिट, एक होता है, छोड़ो डेबिट क्रेडिट, एक होता है विड्रॉल, एक होता है डिपॉजिट। विड्रॉल है 50,000, डिपॉजिट है 60,000, तो आपका क्या है, बैलेंस पॉजिटिव है। विड्रॉल कितना है, डिपॉजिट कितना है, तो 10,000 क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, इसी को अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। अ कंट्री विथ अ करंट अकाउंट डेफिशिएट, कौन सा डेफिशिएट, वहां पर क्या होगा, इंपोर्ट ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट कम होंगे, इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट। बताओ क्यों, आराम से अकाउंट सोचो, बताओ इंपोर्ट पे आपको क्या चाहिए, डिमांड किसकी ज्यादा है, डॉलर की ज्यादा है, तो इंपोर्ट अगर ज्यादा है तो डॉलर की डिमांड ज्यादा है, हाँ या ना, हाँ या ना। सो दोस्तों, आई रिपीट माई वर्ड्स, सॉरी मैं गलत बोल गया हूं, मतलब आपको डॉलर ज्यादा चाहिए होंगे, डॉलर फॉरेन करेंसी में। एक्चुअली मैं वापस इंडिया के कंटेक्स्ट में आ गया था, मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बोल रहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। किसको, अगर मेरा इंपोर्ट ज्यादा है, क्या ज्यादा है, तो मेरी डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी है, क्या है वो, क्लियर है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सो वे a country with a current account deficit where import exceed export may expect to see exchange rate, उसकी एक्सचेंज रेट क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। क्यों, सिंस द सप्लाई ऑफ द करेंसी विल एक्सीड द डिमांड ऑफ द करेंसी। आई होप अब अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट, अच्छा करंट अकाउंट डेफिशिएट की जगह करंट अकाउंट पॉजिटिव में क्या होगा, एक्सपोर्ट एक्सीड्स इंपोर्ट, और एक्सपेक्ट टू सीट एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट, एक्सचेंज रेट
since the demand of the currency will exceed over the demand of the currency supply, right? Chaliye. Any factor which are likely to alter the state of the current account of the balance of payment may ultimately affect the, समझ गए ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और, बट एक चीज मैं वापस रिपीट करवाना चाहूंगा, और ये रिपीट करवाना चाहूंगा महक से। महक, करंट अकाउंट डेफिशिएट एक्सप्लेन करो। सर अगर करंट अकाउंट डेफिशिएट होगा मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़े और उससे हमारी जो डिमांड रहेगी ऑफ डॉलर वो ज्यादा रहेगी, तो डॉलर की बात मत बोलो, अब डिमांड किसकी ज्यादा होगी? फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी, और फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी तो हमारी करेंसी क्या होगी? डेप्रिशिएट होगी। हमेशा ध्यान रखो, जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है उसके अपोजिट जो दूसरी करेंसी है वो गिरती है। खत्म। अच्छा, एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट से तो क्या होगा? फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होगी, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट। कैपिटल मूवमेंट बिटवीन इकोनॉमीज। सो बच्चों, जो समझौते होते हैं, अब उसमें क्या होता है, ट्रेडर्स को अलाउड होता है कि आप यूएसए में जाके ट्रेड कर पाएंगे। तो सुनिएगा, देयर आर ऑल्सो कैपिटल मूवमेंट बिटवीन economies. These transactions are effectively switching bank deposit from one currency to, मतलब समझे आप एक करेंसी से स्विचिंग बैंक डिपॉजिट, बैंक में आपका जो डिपॉजिट है उसमें आप अपनी करेंसी को स्विच कर सकते हो। करेंसी को, एक मजेदार बात बताऊं, मैं मेरा डॉलर का अकाउंट इंडिया में खोल के बैठा हूं, इसका अकाउंट अलाउड है मेरे लिए। बैंक ने मेरा अकाउंट खोल रखा है, जिस अकाउंट में मेरे डॉलर में पेमेंट आते हैं, डॉलर में पेमेंट जाते हैं। या मैं काम करूं, मैं चला जाऊं कहां पर? यूएसए में, और वहां जाके एक अकाउंट खोल लूं, बात तो एक ही है ना। तो आजकल तो हर चीज क्या है, ऑनलाइन है ना। यहाँ बैठे बैठे आप यूएसए में अपना अकाउंट खोल सकते हो बैंक में, लेकिन आपको अलाउड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो गवर्नमेंट आपस में जो है वो डील कर लेती है, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने बिजनेस के, या तो आप बिजनेस ही ओपन कर लो। क्या कर लो? या अकाउंट ओपन कर लो। क्या मैं यूएसए में जाके अपनी ब्रांच खोल सकता हूँ? हाँ, खोल सकता हूँ ना। परमिशंस लगेंगी सारी। क्या लगेंगी? बस अकाउंट खुल जाएगा, बिजनेस भी खुल जाएगा। सो there are also capital movement between economies. These transactions are effectively switching bank deposit from one currency to another. These flows are now more important than the volume of trade in, मतलब पहले तो क्या, ट्रेड के वॉल्यूम, वॉल्यूम समझे, ज्यादा कम होना, गुड्स का और सर्विसेज का वॉल्यूम वो डिसाइड करता था, लेकिन आजकल तो क्या, बैंक अकाउंट ही स्विच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक करेंसी से दूसरी करेंसी में। Thus, supply या demand for a currency may reflect events on the capital account. Several factor may lead to inflow or outflow of capital. और उसमें से मेजर दो क्या हैं जो हम पढ़ेंगे? पहला क्या? चेंज इन, चेंज इन, एक बात बताऊं, भारत में इंटरेस्ट रेट 8% है, तो यूएसए के अंदर 4%। रेपो रेट जो
सेंट्रल बैंक अनाउंस करता है, हमारे इंडिया में अभी 6.25 है, कितनी है? यूएसए में 2% है। मैं जो 8 और 4 बोला था वो तो मैं बाजार की रेट बोला था, कौन सी? लोन की। भाई हमारा सेंट्रल बैंक जो रेट इशू करता है वो रेपो रेट होती है, एक रेपो और एक रिवर्स रेपो, मालूम है ना आपको? रेपो रेट और यानी बैंक, आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को पैसा देता है, राइट, वो रिवर्स रेपो रेट है, ज्यादा चार्ज करता है। और जिस रेट पर पैसा लेता है वो रेपो रेट होती है। यानी आरबीआई कहता है मैं आपको 6% रेट पे ब्याज पे पैसा दूंगा, तो 5.5 ही आपको पैसा दूंगा। यानी हर बैंक को आरबीआई में पैसा जमा कराना पड़ता है ना, तो आरबीआई उनको जो रेट देता है वो रेपो रेट देता है, राइट। यानी आईसीआईसीआई बैंक ने 1 करोड़ रुपए बैंक के पास जमा कराए, अरे खरबों में जमा कराते हैं बट 1 करोड़ बोल रहा हूं, तो 1 करोड़ पे वो ब्याज देगा, वो रेट कौन सी होगी? रेपो रेट, हाँ या ना? लेकिन आईसीआईसीआई आरबीआई से बोरो भी कर सकता है। जब आईसीआईसीआई आरबीआई से बोरो करेगा तो वो रेट चार्ज करेगा 6.25। इसे स्प्रेड कहते हैं, क्या कहते हैं? 6 और 6.25, जो 25 पैसे का स्प्रेड है वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज समझाई। हाँ जी। सो चेंज इन इंटरेस्ट रेट, चेंज इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट, सुनो, राइजिंग इंटरेस्ट रेट से इनफ्लो होगा। क्या बोला मैंने? और फॉलिंग इंटरेस्ट रेट से क्या होगा? आउटफ्लो होगा। मेरे बात पे ध्यान रहो, इसको मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगा। राइजिंग, अगर ब्याज दरें बढ़ी हुई होंगी तो क्या होगा? इनफ्लो होगा कैपिटल का। और अगर इंटरेस्ट रेट फॉल होंगी तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो अब एक बात समझो, राइजिंग रेट से इनफ्लो होगा और करेंसी की डिमांड आएगी। बोलो मेरे साथ, राइजिंग रेट पर, राइजिंग इंटरेस्ट पर क्या होगा? इनफ्लो होगा, करेंसी की डिमांड। फॉलिंग रेट, इंटरेस्ट रेट पर आउटफ्लो होगा और करेंसी की सप्लाई है। डिमांड आने पर क्या होगा? रेट बढ़ेगी। सप्लाई होने पे क्या होगी? करेंसी की रेट घटेगी। हाँ या ना? अरे एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, क्यों टेंशन कर रहे? सेम। अब इन्फ्लेशन की बात करते हैं। अभी बात किसकी करी अपन ने? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट के साथ साथ इन्फ्लेशन भी तो बदलता है। Asset holder will not wish to hold financial asset in a currency whose value is falling because of, सही बात है ना? मेरे पास अगर कोई एसेट है तो मैं उस एसेट को अपने पास रखना नहीं चाहूंगा। कब? whose value is falling because of, यानी इन्फ्लेशन के कारण अगर किसी एसेट की वैल्यू गिर रही है तो एसेट होल्डर वो एसेट कभी भी रखना नहीं, वो तुरंत बेचना चाहेगा उसको। ये जो फोर्सेस होती हैं, दीज फोर्सेस विच इफेक्ट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी एंड हेंस एक्सचेंज रेट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ नंबर ऑफ फॉर्मल मॉडल। आगे जाके अपन फिशर इफेक्ट पढ़ेंगे। चलो जी, एग्जाम्पल मैंने कहा पढ़ाऊंगा, पढ़ो जरा भाई। एक आइटम कितने का है? ये पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते तो फिर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं, पी 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 टी, पी 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 टी,
ये बाद में पढ़ाऊंगा, पहले एग्जाम्पल समझाऊंगा। एक आइटम कितनी कॉस्ट का, नहीं नहीं सब पढ़ ही लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं। पी 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 टी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, क्या है? रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्री डिपेंड ऑन रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट विद इन द रेस्पेक्टिव। इंडिया यूएसए दोनों अलग अलग कंट्री हैं, दोनों जगह इन्फ्लेशन अलग अलग चलेगा। बच्चों जब कभी भी परचेजिंग पावर वर्ड यूज होता है तो वहां पर इंडेक्स काम आता है। क्या काम आता है? और जहां इंडेक्स काम आता है वहां पर वो इन्फ्लेशन है। आप याद करो, मैंने बच्चों को एफए में भी, एफआर में भी पढ़ाया है, इंडेक्स करके एक टॉपिक मैं हमेशा पढ़ाता हूं बच्चों को। 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में आपने इंडेक्स पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा होगा, स्टैट्स में पढ़ा होगा। इंडेक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? परचेजिंग पावर 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स, 1 अपॉन परचेजिंग पावर। चलिए, नहीं पढ़ा तो कोई घबराओ मत, अभी सब समझ में आएगा। तो जो ट्रिपल पीटी जो है वो बेस्ड है ऑन द लॉ ऑफ वन प्राइस। लॉ ऑफ, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंटली अंडरलाइन कर देंगे, लॉ ऑफ वन प्राइस। इन इक्विबिलियम identical goods must cost the same regardless of the currency in which they are sold। एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, एक एप्पल इंडिया में खरीदो, एक एप्पल यूएसए में खरीदो, खरीदा तो एप्पल ही है ना भाई। तो आप सुनो, एक एप्पल इंडिया में, एक एप्पल यूएसए में, आप पूरे एप्पल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा खाने का। मेरे वर्ड पे गौर कर रहा हूं मैं, पूरे एक एप्पल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा खाने का, चाहे यूएसए में बैठ के खाओ, चाहे इंडिया में बैठ के खाओ। अब यहां के एक एप्पल को खाने के लिए आपको जो पैसे देने हैं उतने के उतने यूएसए में भी देने हैं। यानी एक बात बताऊं, मेरे पास अगर, मुझे अगर $1 खाना है, एप्पल खाना है, तो 80 रुपए देने हैं। कितने देने? या $1 देना है। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। मेरी बात को अच्छे से समझना, मैं वापस बोल रहा हूं, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। अब अगर मेरा एक एप्पल 85 रुपीज का हो गया, कितने का हो गया? तो मुझे एक एप्पल खाने के लिए एक से ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। हाँ या ना? क्योंकि पहले $1 80 रुपए में, एक एप्पल के लिए मैं 80 रुपए देता था और वहां पर $1 देता था। यानी इंडिया में 80 रुपए दो, एक एप्पल खाओ। यूएसए में $1 दो, एक एप्पल खाओ। तो अब अगर इंडिया में एक एप्पल 85 रुपए का हो गया है, तो वहां पर भी वहां जो करेंसी है वो हो जाएगी 85/80। 85/80 बोलो कितना हुआ? यानी अब मुझे एक एप्पल खरीदने के लिए $1.06 देने पड़ेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसे ही बोलते हैं PPPT, परचेजिंग पावर पेयरिटी। पेयर करना, परचेजिंग पावर मतलब इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर मतलब
पेयरिटी मतलब पेयर करना, थ्योरी। तो दो देश जिनकी अलग अलग इन्फ्लेशन रेट है, वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, करेंसी से एडजस्ट कर लेते हैं। हम बड़े खुश होते हैं कि 1 रुपया इज इक्वल टू 280 वियतनाम रुपीस। मालूम है आपको? यानी आप इंडिया का 1 रुपया ले लो तो वियतनाम की जो करेंसी है वो 249, 250 रुपए के बराबर है। वहां पर आप जब 100 रुपए दोगे, कितने, तो वहां के कितने आ जाएंगे? 2400। कितने? 2400 क्यों? 100 मल्टीप्लाइड बाय 240, 24,000। अब मजेदार बात सुन, तू 100 रुपए की कॉफी यहां पीता है बेटा, वहां पर भी एक कॉफी पी, 24,000 की कॉफी है। ठीक, हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। वहां पर एक मील, एक खाना खाने जाओगे, तो वहाँ के लोग कितना कैश में सर्वाइव वहां के नोट बड़े बड़े हैं, 5 लाख का नोट, करते हाँ, 10 लाख का नोट। भाई मैं तो घुमा हूं ये सब कंट्री, सिंगापुर, मलेशिया और ये सब आसपास के, घूमता रहता हूं, हर साल जाता ही हूं कहीं ना कहीं। अब मजेदार बात सुनो, यूएसए में एक कॉफी पीने जाओगे, कितने की आएगी? $1 की। बात तो वही है ना यार, कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है मैं बताऊं आपको? फर्क ये है कि आप यूएसए में जाते हो और वहां कमाते हो और वहां पैसे बचाते हो, फिर इंडिया में आके उस पैसे को कन्वर्ट कर देता, पैसे वाले बन जाते हो। बाकी कोई फर्क नहीं है। जो लिविंग स्टाइल आप इंडिया में रहते हो, वैसी लिविंग स्टाइल आप यूएसए में रहो और वहीं यूएसए में कमाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिविंग स्टैंडर्ड पर। वहां अगर आपको पैसा बचाना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल देता हूं, यहां एक प्रोफेसर की सैलरी कितनी? 2 लाख, 3 लाख रुपए। यूएस में जाओ, कितनी होगी प्रोफेसर की सैलरी? नो डाउट वहां के प्रोफेसर की सैलरी ऑब्वियसली ज्यादा होती है, क्योंकि वहां प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर होता है। हमारे यहाँ प्रोफेसर ऐसे बन जाते हैं लोग बाग। 4.5 वहां जनरली 10,000, $12,000 अच्छी सैलरी मानी जाती है। तो वहां के 10,000 रुपए डॉलर खर्च करो, नॉर्मल लाइफ है। भाई आज जिस प्रोफेसर की सैलरी 2 लाख है, वो किराए का मकान लेगा 20-25 हजार का लेगा, यानी 10% ऑफ सैलरी। वहां जाओ तो वहां पे भी $1,000 में एक 1 BH भी क्या, 1 स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है, एक कमरा सिर्फ। एक ही बात है, मेरी तो सारी फैमिली वहीं पर ही है, इसलिए मुझे पता है सारा। सब खेल यही है, पैसे बचते हैं वो सेविंग है। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एन आइटम कॉस्ट $3,000 इन द यूएस। यूएस में आइटम, आइटम का मतलब एप्पल, आइटम का मतलब एक एप्पल $3,000 का यूएस में। assuming that sterling and the US dollar are PPP triple PT equilibrium, परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी इक्विलिब्रियम, यानी मैच करती है आपस में। स्पॉट रेट कितनी है? 1.5 इज इक्वल टू $1.5 इज इक्वल टू 1 पाउंड। बात सही है? यानी $1, 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.5। तो अब मैं आपसे यहां पूछना चाहता हूं, अभी हाल फिलहाल अगर $3,000 में एक एप्पल मिल रहा है, तो
कितने पाउंड में एक एप्पल मिल रहा होगा? 2000 पाउंड? अरे हाँ भरो ना। 2000 पाउंड इज इक्वल टू $3000। एक एप्पल खा लिया। अब आगे सुनो, यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन कितना हुआ? 5%। अगर 5% इन्फ्लेशन हुआ तो अब यूएस मार्केट में एक एप्पल खाने के लिए आपको $3150 देने पड़ेंगे। बोलो हाँ देने पड़ेंगे। बोलो ना हाँ देने पड़ेंगे। हाँ या ना? जबकि वहां पर इन्फ्लेशन कितना हुआ? तो वहां पे कितने देने पड़ेंगे? 2060 पाउंड? 2000? हाँ या ना? बट एप्पल एक ही मिलेगा, ना ज्यादा ना कम। तो 3150 डिवाइड बाय 2060, 3150 डिवाइडेड बाय 2060 क्या आ गया? यानी 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.5 जो स्पॉट में था, वो 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.5291 क्या हो गया? डॉलर हो गया। हाँ या ना? बहुत तसल्ली से समझो। अपने आप पेयर कर लिया और एक्सचेंज रेट क्या हो गई? बदल गई। एक्सचेंज रेट, एक बात बताओ, इन्फ्लेशन कहां पे ज्यादा था? तो कौन सी करेंसी ज्यादा मजबूत हुई और कौन सी करेंसी कमजोर हुई? ऋषभ बातें मत कर। आराम से सोचो, तसल्ली से सोचो, बिल्कुल। सर पाउंड मजबूत डॉलर? हुई। चलो एक मत पे सब बोल रहे हैं डॉलर डेप्रिशिएट हुआ। आप क्या बोल रहे थे? सर पाउंड मजबूत हुआ, मतलब वो डॉलर एक डेप्रिशिएट ही हुआ। बात है। वेरी गुड। आई एम हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। किसी के मन में अगर डाउट आया हो तो बोल। कौन मजबूत हुआ? तो अगर आप के देश में, आप यूएस के हो और आपके यहां इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो आपकी करेंसी कमजोर पड़ेगी। इसीलिए हमारी इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, हमारी करेंसी डे बाय डे कमजोर होती जा रही है। किसके बदले? डॉलर के बदले। अभी बात समझ में आ गई। इसलिए हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं। जितना इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे उतना ही हमारी करेंसी मजबूत होगी। सो इन्फ्लेशन रेट इज हाई इन इंडिया, दैट्स व्हाई पाउंड एंड डॉलर्स आर इंक्रीजिंग और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। अनमोल बात समझ में आई कि नहीं आई? हैप्पी ऑल ऑफ यू? सर यस। मेरे को एक पॉइंट समझ में आया। जो अपन ने डिवाइड करा तो 1.5 to 9 तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लिया करेंसी ने। किसने? ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इसे ही कहते हैं परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी। परचेजिंग पावर का मतलब इन्फ्लेशन। सो दो देशों में जहां पर अलग अलग इन्फ्लेशन रेट है, तो बोले इन्फ्लेशन की रेट अलग अलग होने पर करेंसी अपने आप उस इन्फ्लेशन को क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? पेयर कर लेगी और एक इक्विलिब्रियम बना लेगी। पहले एक एप्पल खाने के लिए आपको पहले एक एप्पल खाने के लिए आपको 1 पाउंड देना पड़ता था यूके में, और $1.5 देना पड़ता था कहां पर? ठीक। और अगर मैं कहूं कि आप यहीं पर बैठे बैठे $1 देकर एक एप्पल खाते थे और यहीं बैठे बैठे अगर डॉलर में पेमेंट देना चाहते थे तो $1.5 दे रहे थे, राइट? लेकिन अगर आप अब यहीं बैठे बैठे 1 पाउंड देंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप डॉलर देना चाहते हैं तो आपको $1.5 में नहीं मिलेगा वो एक एप्पल, 1.5291 में मिलेगा। आपको यूएस और यूपी जाने की जरूरत नहीं है, हम यही बात कर रहे हैं। यानी जहां पहले 1.5 देने पड़ रहे थे, अब कितने देने पड़ेंगे? 1.5291। एक बात बताएं, एक्सचेंज रेट जो भी होती है वो डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक लेनी जरूरी होती है।
रियल लाइफ में। तो करेंसी में हमेशा कितना होता है डेसिमल के बाद? 4 प्लेस। आ गया फॉर्मूला, रूल PPPT, प्रिडिक्ट दैट अ कंट्री विथ, पहले ही बता दिया आपने, जिस कंट्री में हायर इन्फ्लेशन होगा विल सब्जेक्ट टू अ, इफ यू नीड टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट, फ्यूचर स्पॉट मतलब जो फ्यूचर में होगी, उसका अनुमान आज लगाना चाह रहे हो। आ रहा है ना समझ में? तो आपको ये फॉर्मूला, अरे जरूरत ही नहीं फॉर्मूले की, आपने तो पहले ही पढ़ लिया, आपने तो बिना फॉर्मूले के पढ़ लिया। S1 क्या चीज है? एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट। S0 क्या है? 1 + HC क्या है? HO क्या, HB क्या है? सर ये फॉर्मूला क्या, हमको तो समझ में नहीं आया। अरे यार आपने पहले ही पढ़ लिया है फॉर्मूला, कहां पढ़ लिया? ये रहा ना, कौन सा वाला? 3000 5% बढ़ाया 3 150, 2000 3% बढ़ाया 2060, 3150 अपॉन 2060, इसी से तो निकाला है अपन, नहीं है? पढ़ाता हूं अभी आगे। PPPT कैन बी यूज एज आर, बोले भाई इससे अपन फ्यूचर की रेट निकाल लेते हैं, फ्यूचर की स्पॉट रेट। मैंने नहीं कहा था 80,000 में अभी से बुक करा रहा हूं, ये वही चीज है। However, it suffer from following major limitation। अब लिमिटेशन आप समझ गए पहली क्या? इन्फ्लेशन रेट अपन एस्टिमेट कर रहे हैं, द फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट्स आर ओनली, द मार्केट इज डोमिनेटेड बाय स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। बट एक और मजेदार बात, हम भले ही कितना ही प्रिडिक्ट कर लें, कितना ही एस्टिमेट कर लें, 98% तो स्पेकुलेशन चलता है। अब आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। मैं कितना ही कह लूं कि शेयर का प्राइस आज 1 महीने बाद इतना हो जाएगा, बिजनेस को सब कुछ स्टडी कर कुरा के, फंडामेंटल एनालिसिस, कौन सा एनालिसिस? लेकिन स्पेकुलेशन जब चलता है तो शेयर का प्राइस कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, हाँ या ना? गॉट द पॉइंट? आप आज फर्स्ट टाइम बैठे क्लास में, कल बैठे लास्ट वन, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या बात कर रहे हो? ये लो, कल की क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना कल का। कल फर्स्ट लेक्चर था फॉरेन एक्सचेंज पर, आज सेकंड लेक्चर है। देख लिया? हाँ फिर ठीक है, मेरे को डरा दिया तुमने यार। क्या नाम है आपका? नहीं डरू, मैं डरता भी नहीं हूं बेटा। चलो, सो आई होप आपने, आप भाविक सीए इंटरमीडिएट से स्विच ओवर हुए, राइट? बस इतना सा समझ लो, आपने सीए इंटरमीडिएट में ये चीजें पढ़ी? कभी नहीं पढ़ सकते, वो फाइनल में पढ़ाते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, आज तुम सब लोगों को इस, तुम सबके सामने इनसे कबुलवाता हूं, इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है। ये चीजें ये सीए के फाइनल में पढ़ते हैं, जो आप लोग एसीसी वाले इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो। आप लोग जो फाइनल में पढ़ोगे वो सीए फाइनल वाले कभी पढ़ते ही नहीं है। फिर भी एसीसी इजी है, एसीसी इजी नहीं है, मैंने आपको डे 1 से कह रखा है। सिर्फ इसकी जो एग्जाम की फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए आपको एसीसी का पास होने की, और इसमें एक नॉलेज बहुत अच्छा मिलेगा आपको। सीए सिर्फ और सिर्फ गधा मजदूरी है, पढ़े जाओ पढ़े जाओ, वो पढ़े जाओ जो काम ही नहीं आता। और उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में जाते हो और आप स्मार्ट नहीं हो,
आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो तो आप सरवाइव नहीं कर पाते हो वहां पर, क्योंकि सीए में आप बुक स्मार्ट तो बन ही नहीं पाते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं, आगे कुछ काम का ही नहीं है। इसलिए बहुत से बच्चे सीए से डाइवर्ट होते हैं। ये तो बच्चा ठीक है इंटर से फाइनल करने के बाद लोग एसीसी कर रहे हैं, और जो सीए कर रहे हैं कर लिया, उनसे पूछो आपकी सीए की डिग्री किस काम की आ रही है, उनकी 1 रुपए के काम की भी नहीं आ रही, अनटिल अनलेस वो ऑडिट के अंदर है, आर्टिक मतलब ऑडिट फर्म्स के अंदर है, काम ही नहीं आती कुछ। लेकिन यहां जो आप पढ़ रहे हो वो आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी जॉब में काम जरूर आएगा, बस यही फर्क है। इसलिए इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट्स आर ओनली एस्टिमेट, मार्केट इज डिनोमिनेटेड बाय स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन एज अपोज टू ट्रेड ट्रांजैक्शन। बच्चों एक बात बोलूं आपको, मुझे क्रूड खरीदना है, मैं क्या करूंगा क्रूड खरीद के? फिर भी मैं क्रूड खरीद रहा हूं। मुझे गोल्ड खरीदना नहीं है, फिर भी मैं गोल्ड खरीद रहा हूं। यानी ट्रेडिंग हो रही है, उसके अंदर क्या हो रही है? मैं खरीदता हूं, फ्यूचर का बेच देता हूं, खरीदता हूं बेच देता हूं, यानी ना तो फिजिकल डिलीवरी मेरे पास आती है, ना फिजिकल डिलीवरी जाती है। अब सुनो, मेरे पास क्रूड का कोई बैरल पड़ा हुआ है क्या, मैं बेच देता हूं? ऐसा पॉसिबल है? दैट इज डेरिवेटिव मार्केट। आप भी कर सकते हो, आपका डीमेट अकाउंट खोल के आपको एक काम करते हैं, आपको फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। आपने आज तक बैरल देखा नहीं होगा और आप बैरल खरीदोगे और बेचोगे। तो फिजिकल ट्रेडिंग तो हो ही नहीं रही है। फिजिकल ट्रेडिंग कौन कर रहा है? एचपीसीएल कर रहा है, बीपीसीएल कर रहा है, आईओसीएल कर रहा है। उन लोगों के लिए जरूरत है, क्यों? क्यों पहले से ही कि भाई हमको फ्यूचर में क्या चाहिए, बैरल चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। क्रूड को प्रोसेस करेंगे तो क्या निकलेगा? पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, एटीएफ निकलेगा, टर्बाइन फ्यूल निकलेगा, अलग अलग तरह के फ्यूल निकलेंगे। आई होप आप समझ रहे क्या लाइन बोलना चाह रहा है। The market is denominated by speculative transaction as opposed to trade transaction. Therefore, purchasing power theory breakdown. इसलिए पीपीपीटी थ्योरी क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी हो जाता है कई बार। गवर्नमेंट में मैनेज एक्सचेंज रेट, thus defying the forces pressing towards PPPT. So the main function of an exchange rate is to provide a means of translating price expressed in one currency into. The implication is that exchange will be determined in some way by the relationship between these prices. These arises from the law of one price. The law of one price state that in a free market with no barrier to trade and no transport or भाई एप्पल एप्पल इंडिया या यूएसए कहीं भी खाओ, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लग रही। यही बात तुम समझाना चाह रहे थे कि वहां ऊंचाइयां तो नो ट्रांसपोर्ट, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, राइट? द competitive process will ensure that there will be only one price for any given good. If price difference occur, they would be removed by arbitrage. बच्चों arbitrage का मतलब ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेट होगा। Entrepreneur would buy in the low market and resell in the high market. अगर ऐसा होगा तो आप क्या चले जाओगे? जहां सस्ता है वहां से खरीदोगे और जहां महंगा है वहां बेचोगे। तो अल्टीमेटली इस तरह से आपका प्राइस डिफरेंस इरेडिकेट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। If this law is applied to international transaction, it suggests that exchange rate will always adjust to ensure that only one price exists between countries where there is a relatively free trade. अब बच्चों
कल हमने TYU1 कर लिया था ना, TYU2 भी कर लिया था। TYU3 करना है? हाँ भाई पढ़ो भाई, TYU3 पढ़िए। The US dollar rate per pound is quoted as, पढ़िए जरा, 1.4325 to 1.433 dollar is equal to 1 pound. Company A want to buy $100,000 in exchange for sterling. What rate will the bank offer each company? अच्छा अभी दो कंपनियां हैं, एक कंपनी ए है जिसको $100,000 चाहिए, एक कंपनी बी है जो $100,000 बेचना चाह रही है। किसको? बैंक को। अब सुनो, अब आप बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचना। किसके? बैंक अगर आपको $100,000, अगर कंपनी ए बाय करना चाह रही है तो बैंक क्या करेगा? सेल। बैंक अगर $100,000 सेल करेगा तो कौन सी रेट में सेल करेगा? वेरी गुड, 1.4330 पर। तो अब आप 100,000 डिवाइडेड बाय 1.433 डिवाइड कर दीजिए, वो आपको इतने क्या करेगा? पाउंड देगा। कितने पाउंड देगा? 69783 पाउंड देगा आपको। आपको किसको? कंपनी ए को। ये क्वेश्चन तो वैसे भी कर सकते थे अगर नॉलेज नहीं भी होती तो। बैंक का फायदा देखना था उसमें। सर देखो 100,000 में किसका डिवाइड 1.4325 आएगा लगाओगे? ना? 100,000 डिवाइड बाय 1.4325 69। तो अगर वो बेचेगा तो वो आपको कितने पाउंड देगा? अब बताओ, पहले पाउंड ज्यादा आए थे या कम आए थे? पहले वाले में, हाँ नहीं, फिगर बताओ ना कितने कितने आए थे? 69,784 पाउंड पहले वाले में। ऑब्वियसली पहले वाले में कम आएंगे। दूसरे वाले में कितने आए? 69। और आपने जैसे बोला कि नहीं पहले वाले में कम थे, मैं टेंशन में आ गया, वाले ज्यादा थे। तो अरे भाई कंपनी ए अगर बाय, आप कुछ कह रहे थे मिहिर, आप बोलिए मिहिर। इसमें कंपनी सेज लो बोला हुआ है, मतलब कंपनी लो में बेचेगी तो फिर 1.4325 में बेचेगी ना, तो फर्स्ट वाले बेटा का कंपनी के बेचने से मतलब 69,808 नहीं आएगा। है, आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से मत सोचो, आप बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो कि सर बैंक बैंक के के पास आप पर्सपेक्टिव से जाओगे सोच रहा हूँ। तो आप अगर बाय करने जाओगे तो बैंक क्या करेगा? सेल। तो सर बैंक सेल्स लो तो 1.4325 ना? ये बैंक 1.433 में सेल करेगा बैंक। £1 इज इक्वल टू 1.433। सर मेरा मैच कर रहा है आंसर से। हाँ जी बेटा, सर मैंने जो बोला वो आंसर से मैच कर रहा है। कर रहा है ना मैच? आपको समझ में आ गया ना? बस इतना बहुत है। लीजिए, क्वाइट प्लीज। TYU4 देखिए। The dollar and sterling are currently trading at
1.72 इज इक्वल टू, अब बताओ बेस करेंसी कौन है? ये यूरो का साइन है, नहीं यूरो का नहीं, पाउंड का है सर। और काउंटर करेंसी कौन सी है? डॉलर। बिल्कुल समझ में आ गई बात। इन्फ्लेशन रेट इन यूएस कितना है? यूएस में 3 है, और यूके में क्या है? अच्छा जी, तो पाउंड डेप्रिशिएट होगा, पाउंड यानी रेट 1.72 से नीचे आ जानी चाहिए, हाँ या ना? तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? बिना बिना मेरे को फॉर्मूला पढ़ाए आप समझाओ क्या होगा? अच्छा बताओ, इसमें एस ओ क्या चीज है? 1.72, 1 करंट स्पॉट रेट। S1 क्या है? निकालना है, हाँ या ना? 1.72। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों ये वाला, स्पॉट, सुनो, बेस करेंसी HO, बेस करेंसी वाला हमेशा कहां रहेगा? और काउंटर करेंसी वाला ऊपर। काउंटर करेंसी कौन सी है? वहां की इन्फ्लेशन रेट क्या है? 3। तो 3% से बढ़ेगा, 1.72 इंटू 1 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04। बोलिए क्या आ गया? फाइनली कितना आ गया? ऐसे क्या कर रहे हो यार? 1.72 इंटू 1 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04। वन पॉइंट 70, सो 1.70 हो गया ना टेप? क्या, एक बात बताओ प्लीज बच्चों, पाउंड डेप्रिशिएट हुआ है, पाउंड, और डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, हाँ या ना? अब आज मैं चाहता हूं घर जाके आप वापस एक बार अच्छे से यहां तक पढ़ना, सेल्फ पढ़ना, ठीक? मैं आज ही निकल रहा हूं, कल मैं ऑनलाइन लेक्चर लूंगा आप लोगों का, और टाइमिंग लगभग यही 3:30 या 4 के आसपास रख लें, या आफ्टरनून रख लें? कल मैम की क्लास तो है ही नहीं, कल FR का है, सैटरडे है ना कल। तो कल का टाइमिंग अपन बोलो, जल्दी बोलो, कल का टाइमिंग क्या रख लें? 12:30, 12:30 विल बी ओके फॉर ऑल ऑफ यू। सो 12:30 कल मैं क्लास आपका ले रहा हूं। नहीं नहीं, नॉट 12:30 यार, देयर विल बी प्रॉब्लम विद प्रेस्टिजियंस, राइट? सो 1:30, 2 o'clock। चलो भाई, इनकी क्लासेस रहती है बच्चों की, 2 बजे लेंगे अपन लेक्चर का। दैट्स ऑल फॉर द डे। 4 to 5 online lecture will not be more than 1 hour।